सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आज जो टेस्ट में टॉपिक पूछे जाने वाले हैं उसको आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आए होंगे। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। ट्रेड वॉर आप लोगों को टॉपिक दिया गया था, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है ट्रेड वॉर से रिलेटेड। तो अगर बेसिक अगर आपने ट्रेड वॉर का पढ़ा होगा तो ये आंसर आपका बन चुका होगा। तो फटाक से बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ट्रेड वॉर से रिलेटेड। तो देखिए, ट्रेड वॉर एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। किससे रिलेटेड? जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रेड टैरिफ जो है वो इंपोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कस्टम ड्यूटीज जो है वो लगाने लगती हैं और उसको बढ़ाने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि दो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच में जब एक सामान जो है वो जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, तो देखो कोई भी कंट्री में जब सामान आता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती है। तो ट्रेड वॉर में क्या होता है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की कंट्री के सामानों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाती हैं, इंपोज करती हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर इसी कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कहा जाता है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जा रही है कि ट्रेड वॉर शुरू कब होता है। तो देखो गाइस, जब कंट्री अपने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने की कोशिश करती हैं और जॉब्स को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं, तो उस कंडीशन में ट्रेड वॉर की शुरुआत होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो दूसरी कंट्री से जब प्रोडक्ट आएगा अगर वो महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग बाग जो है वो अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई करेंगे। राइट, तो इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के ऊपर और जॉब्स को क्रिएट करने के ऊपर ये ट्रेड वॉर की शुरुआत हम लोग को देखने को मिलती है, अगर इस प्रकार की चीजें जब होती है, जब टैरिफ जो है वो दूसरी कंट्री के लिए इंपोज कर दिया जाता है। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए ये वाली चीज होती है और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड वॉर जो होता है वो काफी खराब हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंट्रीज के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ जाती है अगर कोई कंट्री ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व है तो, और भी काफी सारे इश्यूज उसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, जिसको मैं आप लोग को डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगर आप ट्रेड वॉर पढ़ रहे थे तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना था, स्पेशली इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के ऊपर, क्योंकि इसी के बारे में काफी बार करंट अफेयर्स में भी बातचीत हुई है। तो इस टॉपिक को तो डेफिनेटली आप लोग को पढ़ना चाहिए था, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उसका ये आंसर जो है वो उन लोग को मिल चुका होगा। तो तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, ट्रेड के विवाद जो होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। तो यस, ये उसी के ऊपर डील करती है, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स के ऊपर। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला करेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये और ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है और इसमें पहला स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब अभी रिसेंटली क्या चाइना ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अपॉइंटमेंट्स को, या फिर सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अपॉइंटमेंट्स को और रीअपॉइंटमेंट को क्या ब्लॉक किया है? तो नहीं, चाइना नहीं, यूएसए ने किया। यूएसए नहीं चाह रहा है कि इस बॉडी के अंदर अपॉइंटमेंट्स हो और भी नए जजेस इस बॉडी के अंदर आए, और रीअपॉइंटमेंट को भी इसने कैंसिल करके रखा है। तो इसने बोल के रखा है कि ना कोई नया मेंबर आएगा, ना कोई रीअपॉइंटमेंट जो है वो किया जाएगा। और हालांकि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि चाइना ने किया है या यूएसए ने किया है, बट अगर उन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो भी उनका ये प्रश्न सही हो सकता था। वो इसलिए क्योंकि देखो यहां पर लिखा है कि जो रीअपॉइंटमेंट का टेन्योर होता है वो 3 सालों का होता है, बट ये गलत है। रीअपॉइंटमेंट का टेन्योर जो होता है वो 4 सालों का होता है, ना कि 3 सालों का। राइट, तो ये वाली चीज पर भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो ये आंसर जो है वो अगर इसके बारे में ना पता हो तो भी सही हो गया होता। बट हालांकि यूएसए काफी बार न्यूज में था इस चीज को लेकर, इस विवाद को लेकर, तो इसलिए ऑब्वियसली आपको शायद पता होगा, क्योंकि करंट अफेयर से लिंक करते हुए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, ट्रेड वॉर जो चल रहा है ना चाइना और यूएसए के बीच में, तो उसी को लेकर इसकी भी बात हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की। तो दूसरा स्टेटमेंट जो हो गया अपना गलत हो गया। अब दूसरा गलत है, दूसरे कहां पर? यहां पर दूसरा है और हम लोग को यहां पर भी दूसरा देखने को मिलता है। तो फाइनली बिना तीसरे स्टेटमेंट को देखे आपको ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट मिल चुका है कि ये वाला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बट फिर भी तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो हम लोग को देखने को मिलती है बॉडी, इसमें 7 सदस्य होते हैं। हाँ, 7 सदस्य की बॉडी होती है और इसमें 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है इसको काम करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए, यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए। और 2019 तक 3 मेंबर्स इसके बचे हुए थे और 2 मेंबर जो है वो और चले गए हैं। अब सिर्फ एक ही मेंबर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है और यूएसए इस पर रीअपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है, ना नए मेंबर्स को अपॉइंट जो है वो कर रहा है। तो ये बड़ा एक मेजर इशू, मेजर मुद्दा करंट अफेयर्स में हम लोग को देखने को मिला था। राइट, तो जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ये वाला जो करेक्ट आंसर है इसका, ये 1 और 3 जो है वो इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक था मैंने आपको दिया था गिग इकोनॉमी के ऊपर, पूछा गया था पढ़ने के लिए, आपसे कहा गया था। तो गिग इकोनॉमी के अंदर कौन से
जो वर्कफोर्स जो होती है वो कौन सी हम लोग को देखने को मिलती है, कौन से कर्मचारी हम लोग को गिग इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते हैं, बताइए जल्दी फटाफट। तो देखिए ये फ्रीलांसर होते हैं, इसके अंदर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, और टेम्पररी और पार्ट टाइम वर्कर्स भी हम लोग को यहाँ पर गिग इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो गिग इकोनॉमी जो होती है, जो फ्रीलांसर्स की हम लोग को देखने को मिलती है, जो आज की डेट में नए नए स्टार्टअप्स खुलते हैं, जो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, राइट। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो गिग इकोनॉमी आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो इसका इवन उपयोग जो है वो आप मेंस में भी कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि ग्लोबल गिग इकोनॉमी इंडेक्स की रिपोर्ट में क्या इंडिया टॉप 10 कंट्रीज के अंदर शामिल हुई है गिग इकोनॉमी के मामले में? तो हाँ, इंडिया टॉप 10 कंट्रीज के अंदर है गिग इकोनॉमी के मामले में। तो ये एक बड़ी चीज हम लोग को देखने को मिली है। करंट अफेयर से रिलेटेड भी ये टॉपिक मैंने लिंक करते हुए आप लोग को प्रोवाइड किया, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, करंट अफेयर्स को भी देखना जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है तो उसमें आजकल करंट अफेयर से लिंक आपको ये जनरल स्टडीज के स्टैटिक टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ चुका है, दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए यहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की जा रही है, समान काम के लिए समान वेतन की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी प्रकार का वर्क प्लेस में नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि महिलाओं और पुरुष के लिए काम पर, वर्क पर इक्वल पे और मतलब इक्वल पे जो है और इक्वल वर्क जो है वो होना चाहिए, यानी कि हर एक काम का इक्वल सैलरी जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर एक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, किसी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आर्टिकल 39D के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आर्टिकल 39D। बाकी ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। उसी के साथ ही यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि गिग वर्कर्स जो होते हैं तो उनको किसी प्रकार का वेलफेयर इमोल्यूमेंट्स नहीं दिया जाता, लेबर वेलफेयर इमोल्यूमेंट्स जैसे कि पेंशन हो गया, ये उन लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाता, किसी प्रकार का श्रम कल्याण परिलब्धियां उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। क्या ऐसा है क्या? देखो पहले स्टेटमेंट को देखो और दूसरे को देखो, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा जो है वो लेबर वेलफेयर इमोल्यूमेंट्स गिग वर्कर्स को नहीं दी जाती होगी? तो हाँ, नहीं दी जाती है। ये बस मैंने पहला स्टेटमेंट आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया है, और इसी प्रकार की चीजें आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में दिखाई देगी कि एक स्टेटमेंट जो है वो आप लोग को मजबूर करेगा दूसरे स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, राइट। तो जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा गिग इकोनॉमी के बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में, तो उनको पता होगा कि उनको वेरियस लाभ जो है वो नहीं मिलते हैं, जो कि फॉर्मल सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलते हैं वर्कर्स के लिए, राइट। तो ये जो सेकंड और फर्स्ट दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट टैक्स, मैंने आपसे क्वेश्चन टॉपिक दिया था आप लोग को पढ़ने के लिए, फटाक से बताइए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या आज की डेट में सरकार प्लान कर रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के लिए और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेजिस्लेशन जैसे कि वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए क्या भारतीय सरकार जो है प्लानिंग कर रही है? जल्दी से बताइए। तो देखो गाइस, प्लानिंग तो चल रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने की, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 को रिप्लेस करने की, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेजिस्लेशन नहीं है। ये डायरेक्ट टैक्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जिसको पता होगा, जिसने डायरेक्ट टैक्स थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो गया, राइट। तो इसमें अगर जिन लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नहीं कर रही, तो भी अगर उनको एक चीज ये यहां पर ये वाली चीज पर उन्होंने अगर फोकस किया होगा तो उनको ये वाला जो स्टेटमेंट जो है वो पता लग चुका होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, लॉजिक लगा के। बाकी आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार इस प्रकार की प्लानिंग कर रही है, और उसको लेकर सरकार जो है वो रंजन कमेटी लेकर आई है, ठीक है। आलोक रंजन कमेटी उसकी हम लोग को देखने को मिली है, और आलोक रंजन कमेटी ने एक डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो पेश किया है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। करंट अफेयर से लिंक करते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपसे रखा था, पूछा था, बट यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगा। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि रंजन समिति जो है वो बनाई गई है इस पर्पस के लिए, बट देखो गाइस यहां पर क्या लिखा है, टू गिव इफेक्ट टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इफेक्ट देने के लिए ये रंजन कमेटी बनी है। बट हमने देखा कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की बात की गई है, ना कि डायरेक्ट टैक्स की। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट सेकंड स्टेटमेंट नहीं कर रहा है ना, राइट। तो इस तरीके की भी चीजें आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि उस समय आप प्रेशर में रहते हो। आपको अगर पता होगा कि सरकार रंजन कमेटी के अंदर ये वाली इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है, कर रही है, बट आपने पहले स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स को करके आउट कर दिया, रूल आउट कर दिया, राइट, इसको देखकर, तो आप ये वाला सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट के साथ लिंक्ड है। गॉट इट?
तो ये इस प्रकार की भी तैयारी आपको करनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नन, नन इज द करेक्ट आंसर। और डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर ये रंजन कमेटी हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? जल्दी से बताइए, इन चारों में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने एनसीईआरटी से उठा के पूछा है, जल्दी से बताइए। तो देखो गाइस, ये सभी के सभी जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो नन होगा। अब नेक्स्ट एनबीएफसी पढ़ने के लिए कहा था, एनबीएफसी के बारे में पढ़ा होगा तो ये आंसर मिल चुका होगा। एनबीएफसी कौन से बिजनेसेस में एंगेज होती है? लोन्स और एडवांसेस में क्या एंगेज होती है? वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं वो करती हैं, लोन्स देती हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व की अगर हम लोग बात करें, बजाज वगैरह की, बजाज अलायंस वगैरह की, तो ये एनबीएफसीज हैं, ये लोन वगैरह देती हैं। इनके कितने सारे एड्स वगैरह आप देखते हो। क्या ये शेयर, स्टॉक और बॉन्ड्स में काम करती हैं? फटाफट बताइए, ये क्या ये इस पर काम करती हैं, या फिर क्या ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, क्या ये चिट फंड बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं? हाँ, ये चारों बिजनेस ही में ये एनबीएफसी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, गलत कथन चुने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है एनबीएफसी से रिलेटेड। अगेन, क्या एनबीएफसी को शैडो बैंक कहा जाता है? हाँ, कहा जाता है। एनबीएफसी को शैडो बैंक कहते हैं, छाया बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट एनबीएफसी को रेगुलेट करती है आरबीआई के बिहाफ में, जल्दी से बताइए क्या होगा? तो नहीं करती है, बट हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो टू ओनली होगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये आरबीआई ही रेगुलेट करती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको घुमाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आरबीआई के साथ लिंक करते हुए वाला स्टेटमेंट दे दिया था, राइट, कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। बट आई नो कि काफी सारे लोग ने ध्यान से पढ़ा है इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक दिए गए हैं पहले से पढ़ने के लिए और पूरा दिन आपको मिलता है टॉपिक पढ़ने का, राइट। ऊपर से जो लोग इस साल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको तो थोड़ा सा, यानी कि 2020 में जो प्रीलिम्स देने वाले होंगे तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता होगा अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने के लिए। बट जो अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो काफी समय 4-5 टॉपिक प्रिपेयर करने का, और डेली करंट अफेयर्स में आपको देता ही हूं, सिर्फ 2 चीज आपने कर ली तो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूटी में अच्छी बनती रहेगी। यही ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट सीरीज का। फटाक से बताइए, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, करंट अफेयर से लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछा है मैंने मसाला बॉन्ड का। मसाला बॉन्ड टॉपिक आपको दिया था पढ़ने के लिए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 10 साल का मसाला बॉन्ड जो है 850 करोड़ रुपए का, ये लिस्ट किया है इंडिया आईएनएक्स में, जल्दी से बताइए। तो देखो गाइस, न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना कि एनडीबी। तो ये चीज क्लियर रखो, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इंडिया आईएनएक्स जो है वो इंडिया की पहली इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो कि आईएफएससी में हम लोग को देखने को मिलती है, गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के अंदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में डेली करंट अफेयर्स में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उसको पता होगा उन लोगों को। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन मसाला बॉन्ड से रिलेटेड, मसाला बॉन्ड इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर क्या ये इशू किया जा सकता है मसाला बॉन्ड? जल्दी से बताइए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, यहां पर ये पूछे जा रहा है कि इसको इंडियन कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट के द्वारा परचेज किया जा सकता है, और इसको फॉरेन सिटीजन्स भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? दूसरे में लिखा है ये बॉन्ड जो है ये इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों में इशू किया जाता है। तो देखो गाइस, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हम लोग को नन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट इसके स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्योंकि मसाला बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू किया जाता है, और ये जो बॉन्ड जो है गाइस ये इंडियन करेंसी में इशू किया जाता है, ना कि फॉरेन करेंसी में। तो ये इसका मेन पर्पस हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया के बाहर जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन एंटिटीज हैं, वो इस मसाला बॉन्ड को परचेज करती हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नन, नन इज द करेक्ट आंसर। और ये आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आपका जो भी स्कोर हुआ है 10 में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी है टेस्ट सीरीज, लाइक का बटन हिट कीजिएगा, नए आए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज को जो है वो शेयर कर दो आप, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे कल, और कल के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके आना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।